नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आज अंतिम तिथि है। इससे ठीक पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा देर रात फाइनल हो गया। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। खबर है कि इस समझौते में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उनकी मांग 40 से कम सीटों के विपरीत केवल 15 सीटें मिली हैं। नाराज चल रहे सहनी को मनाने के लिए आरजेडी ने उन्हें एक राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का अतिरिक्त ऑफर भी दिया है। सहनी आज दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट में नामांकन करेंगे। आज महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और वाम दलों ने कई प्रत्याशियों को सिंबल जारी कर दिए हैं। आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें हिना शहाब और रोहिणी आचार्य के नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने देर रात करीब 11 बजे अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही महागठबंधन अब पहले चरण के चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में देर रात सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने तो 48 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। हालांकि मुकेश सहनी को 15 सीटें मिलने की उम्मीद है, जिससे वह खुश नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं और आज महागठबंधन के नेता इस बाबत और भी ऐलान कर सकते हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया। हालांकि आधिकारिक घोषणा का तो अभी भी इंतजार है, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली हैं। हालांकि 15 + 3 18 की भी बातें चल रही हैं। अब वो कितने पे मानते हैं ये पता चल सकता है आज। हालांकि एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीटों का अतिरिक्त ऑफर भी सहनी को दिया गया है। इससे उनको मनाने की कोशिशें की गई हैं। मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दानिश, तो अब महागठबंधन में खासकर सहनी के इर्द गिर्द कहाँ घूम रही है राजनीति? कहाँ मांग रहे थे 40, फिर 15 + 3 राज्यसभा सीट, एमएलसी सीट, कैसे मानेंगे सहनी? जी कुणाल, देखिए आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज का आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। और इसको लेकर जो है कल जो है लगभग जो है सुबह में जो है ये फाइनल हो गया था कि मुकेश सहनी जो है गठबंधन तोड़ दिए हैं। बाद में वो जो है तीन टाइम को बांटे, उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि इतने बजे पीसी करेंगे, इतने बजे करेंगे। देर शाम तक राहुल गांधी खुद, जो जानकारी है सूत्र के हवाले से, कि राहुल गांधी ने खुद जो है उनको कॉल करके बात करके उनको मनाया है। साथ ही साथ उनका जो एक डिमांड था कि हम जो गठबंधन करेंगे तो उस पर जो है हम अपने गृह जिला में जो है हम खुद कैंडिडेट होंगे। तो ये सबसे बड़ी उनकी डिमांड थी। तो क्योंकि उस सीट पर जो है लगभग जो है आरजेडी जो है 2 बजे प्रत्याशी को जो है सिंबल दे के जो है उन्होंने भेज दिया था क्षेत्र में कि आप अपना नॉमिनेशन जो है वो करवा सकते हैं। मगर जब जैसे ही गठबंधन हुआ उसके बाद उनको कॉल चला गया कि आप अपना सिंबल को वापस करें। साथ ही साथ जो है मुकेश सहनी को लगभग 15 सीट दिया गया है। 15 सीट में जो है उनका एक गृह जिला सीट है दरभंगा में, और उसके बाद जो है उसका सीतामढ़ी में है। तो ये सब लेकर जो है लगभग जो है गठबंधन की सीटें ये आपसी सहमति से बढ़ चुकी है। इसमें एक नए दल की जो शामिल होने की सूचना हम लोग को मिल रही है, वो आईपी गुप्ता है, जो इंजीनियर आईपी गुप्ता है, वो भी इस दल में जुड़ सकते हैं और उनको सहरसा से उनको टिकट दिया जा सकता है। तो लगभग कांग्रेस भी जो है अपने प्रत्याशी का लिस्ट जो है जारी कर दिया है, और जो है आज जो है पहले फर्स्ट फेज के जो जितने भी प्रत्याशी है वो आज नॉमिनेशन करवा लेंगे बिहार में। लेकिन ये भी अजीब सी स्थिति है, कौन कितने सीटों पर बंटवारा हुआ इसके पहले सारे लिस्ट जारी कर दिए जा रहे हैं। वो औपचारिक घोषणा कब होगी दानिश? जी कुणाल, देखिए सबसे पहली बात तो है कि जैसे एनडीए में भी औपचारिक घोषणा हुई नहीं थी, मगर उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या जैसे वो उन्होंने बता दिया कि हम इतनी सीट पर लड़ रहे हैं। मगर महागठबंधन अभी तक उस चीज को क्लियर नहीं कर पाया है कि किस दल को कितनी सीट मिलनी चाहिए। तो लगभग जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो आरजेडी जो है 130-38 के बीच में ही है, तो और 15 ये है, और लगभग 55 से 60 के बीच में जो है कांग्रेस है। और आईपी गुप्ता को लेकर जो खबर आ रही है वो 1 से 2 सीट उनको मिल सकता है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, मगर क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं आती है तब तक इसमें कुछ कहना सही नहीं होगा। ओके, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए।
अगली बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई, जहां झारखंड की सियासत में चर्चित घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का माहौल अब गर्म हो गया है। सत्तारूढ़ जेएमएम और विपक्षी एनडीए दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर तैयारी पूरी की है। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। दोनों ही दल नामांकन को शक्ति प्रदर्शन में बदलने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के नामांकन के दौरान प्रदेश बीजेपी की पूरी शीर्ष टीम रहेगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, सचेतक नवीन जायसवाल सहित अनेक सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी वहां रहेंगे। ऐसे में संगठनात्मक एकजुटता दिखाने का यह अवसर माना जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घाटशिला उपचुनाव काफ़ी रोमांचक हो गया है और दोनों प्रत्याशी आज नामांकन भी दाखिल करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी अजय, नामांकन तो दाखिल करना ही है, लेकिन क्या इसी बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की जोर आजमाइश के भी झलक मिलेंगे? क्या यह भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कौन किस पर भारी है? देखिए कुणाल, आज जो है घाटशिला चुनाव का जो है आगाज हुआ है। आज जो है नामांकन की प्रक्रिया होगी। आज दोनों ही दल के लोग एनडीए और इसमें झामुमो गठबंधन भी जो है आज जो दोनों प्रत्याशी झामुमो के जो सोरेन हैं, सोमेश सोरेन, और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं बाबूलाल मरांडी जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, वो दोनों लोग ही आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये जो नामांकन होगा ये एक्चुअली में शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से देखा जाए तो ये चुनाव से पूर्व जो है शक्ति प्रदर्शन होगा। जो है तमाम जो है इसकी कमान जो है चुनाव का कमान खुद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं। जो गांडे की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं, वो भी आज नामांकन में शरीक होंगी। और उनके साथ साथ झामुमो में मंत्री दीपक बिरुआ होंगे, विधायक समीर मोहंगी होंगे, कुणाल सारंगी होंगे। यानी तमाम जो झामुमो के जो बड़े नेता हैं वो नामांकन में शामिल होंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी के हैं उसमें भी सोरेन के बाबूलाल सोरेन के पक्ष में जो है अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष जो आदित्य साहू हैं, मुख्य सचेतक जो बीजेपी के नवीन जायसवाल हैं, और जो आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, ये भी आज शामिल होंगे। यानी तमाम जो है वो लोग जो है आज घाटशिला उपचुनाव पर आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखा जाए तो जो है झामुमो ने 40 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो ये जो है झामुमो का ये जो है ये प्रतिष्ठा का विषय हो गया है कि कैसे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर अयोध्या से, जहां 9वें दीपोत्सव 2025 में इस बार अयोध्या केवल दीपों से ही नहीं बल्कि डिजिटल आभा से भी जगमगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। रामलला के भव्य चरण में विराजमान होने के बाद तकनीकी और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश होगा। और ऐसे में धर्मपथ से लेकर लता चौक, रामकथा पार्क और सरयू घाट तक हर कोना रोशनी की अद्भुत छटा से नहाया रहेगा। धर्मपथ पर नेशनल हाईवे में प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 18-18 फीट ऊंचे 30 डिजिटल पिलर लगाए जा रहे हैं। इन स्तंभों पर रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो प्रदर्शित होंगे। यह डिजिटल प्रस्तुति 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी। श्रद्धालु स्वयं को त्रेता युग के दिव्य अनुभव महसूस कर सकेंगे। सरयू ब्रिज को सजाने संवारने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। ऑर्डेक्स डिजाइन द्वारा लगाए जा रहे आर्क गेट्स और डिजिटल पिलर्स अयोध्या की सड़कों को आधुनिक स्वरूप देंगे। इसके साथ ही अयोध्या को पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाया जाएगा। श्रद्धालु जहां दिव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे, वहीं डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के अद्भुत प्रसंगों का अनुभव करेंगे। तो राम मंदिर में फिर से दीपोत्सव की तैयारी और इस बार डिजिटल आभा भी। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, जब जब दीपावली का उल्लेख होता है अयोध्या जहन में जरूर आता है। सरयू घाट के किनारे लाखों की संख्या में दीप जलते हैं,
लेकिन इस बार केवल दीप नहीं, डिजिटल आभा भी। क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल कुणाल, देखिए दीपोत्सव का ये 9वां संस्करण है, यानी 9वीं बार दीपोत्सव आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने जब जो दीपोत्सव की शुरुआत की थी दिवाली से एक दिन पहले, वो इस बार भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। और इस बार जो सबसे खास रहने वाला है कुणाल की 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार बनाए जाएंगे। एक तो सबसे अधिक दिए जलाने का 26,11,101 दियों का प्रज्वलन इस बार घाटों पर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मां सरयू है उनकी आरती में 2100 दीपों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके साथ ही साथ आप इस बार जो डिजिटल की आपने बात कही, तो 1100 ड्रोन इस बार उड़ाए जाएंगे और कुल 10 आकृतियां वो ड्रोन आसमान में उतरेंगे। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार इन ड्रोन की संख्या 500 थी कुणाल, लेकिन इस बार 1100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे जो विभिन्न प्रकार के रामायण के कालखंड से जुड़ी कलाकृतियां आसमान में उतरेंगे। भीड़ जो जिसका आपने जिक्र किया, बड़ी संख्या में भीड़ आती है। भीड़ के मैनेजमेंट के लिए इस बार AI का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो आने वाली भीड़ है उसका हेड काउंट किया जा सके और यह अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी भीड़ है, कितना किस तरह से इसको मैनेज करना है। इसके साथ ही साथ ODOP जिसका आप समझिए कि आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसकी एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो अयोध्या जनपद के उत्पाद है उनका प्रदर्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस बार का जो दीपोत्सव होने जा रहा है वो पूरी भव्यता और दिव्यता के मामले में जो अब तक दीपोत्सव रहे उनसे कहीं पीछे छोड़ने वाला है। बहुत धन्यवाद आनंद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से ये अहम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर के दनकौर से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई है। लुधियाना से आगरा जा रही यह बस लगभग 50 यात्रियों से भरी थी। बस की छत पर रखे सामान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लगी है और 50 यात्रियों ने यह खबर आ रही है कि कूदकर अपनी जान बचाई है। तो गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में यह हादसा हुआ है और लुधियाना से यह बस आगरा जा रही थी और इसमें कुल 50 यात्री सवार थे, ऐसा कहा जा रहा है। बस की छत पर जो सामान रखा हुआ था उसमें आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद यात्री बस वहां से भागने की, किसी तरह जान बचाने की फिराक में कूदते हुए नजर आए और सभी ने कूदकर वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता रजत जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। रजत, ये कैसे हुआ यह हादसा, अभी की क्या स्थिति है, क्या कोई घायल हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो बस थी लुधियाना से आगरा की तरफ जा रही थी और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो कह सकते हैं कि जो छत के अंदर सामान रखा था उस पे अचानक से आग लग गई है। तो आग ने विकराल रूप लिया है और गाड़ी को रोक दिया गया है। जो लोग बस में सवार थे, लगभग 100 से ज्यादा लोग सवार थे, उनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। कोई भी जनहानि या कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची दनकौर थाना पुलिस और जो फायर विभाग की टीम है, उन्होंने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया था। तो कह सकते हैं कि गनीमत रही है, कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा था, जिससे कि बड़ा हादसा है वो टल गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सामान था वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। और वहीं जिस तरीके से घटना हुई है, क्योंकि अचानक से बस के छत पे आग लगी, तो कहीं न क्या कारण था, तो लोगों का कहना है कि कुछ सामान था वो रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। तो पूरे मामले की पुलिस से वो जांच कर रही है। अभी तक की माने तो आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। कोई भी व्यक्ति घायल या किसी भी व्यक्ति कोई भी जनहानि की ठीक है रजत, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़ी हुई, जहां स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और आज इस बाबत सुनवाई होगी। अंबाला में सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश दिखाकर बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। फिर ठगों ने पीड़ित महिला से 1 करोड़ 5 लाख रुपए ठग लिए। अंबाला में 3 सितंबर से 16 सितंबर के दौरान हरियाणा रोडवेज की रिटायर्ड ऑडिटर शशि बाला सचदेव और उनके पति को ठगों ने सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया, मनी लॉन्ड्रिंग की फर्जी कहानी गढ़कर 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले पर
सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस पर अहम सुनवाई होने वाली है। अम्बाला का यह मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी आदेश दिखाकर ठगों ने बुजुर्ग से 1,05,00,000 रुपए ठग लिए थे। 3 सितंबर से 16 सितंबर के दौरान यह पूरी घटनाक्रम की कहानी गढ़ी गई थी। हरियाणा रोडवेज की रिटायर्ड ऑडिटर थी, उनके और उनके पति को व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करके ठगा गया। मनी लॉन्ड्रिंग की भी फर्जी कहानी गढ़ी गई उनके सामने। बहुत दिनों तक उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के तहत फंसा कर रखा गया, यानी डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अहम सुनवाई करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह पूरी कहानी क्या रंग लाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर जुड़ गए हैं। विवेक, अपने आप में अनोखी कहानी है, इसके बारे में बताइए संक्षेप में। संवाददाता से संपर्क टूट गया हमारा। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों से जुड़ी यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और सशक्त रणनीतिक प्रयासों के तहत बस्तर में 200 माओवादी कैडर आज सीएम विष्णुदेव के सामने सरेंडर करेगा। 200 माओवादियों में सीनियर हार्डकोर कैडर के नक्सली भी शामिल है, जो हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में लौटेंगे। इन आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स के औपचारिक पुनर्समर्वेशन समारोह पर आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन जगदलपुर में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां बस्तर आज बनेगा नक्सल सरेंडर का हब और 200 माओवादी कैडर आज सीएम विष्णुदेव के सामने सरेंडर करेंगे। तो हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में नक्सली लौटेंगे और 200 माओवादियों के सरेंडर करने की आज बात सामने आ रही है, जब वो खुद सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री के सामने अपने हथियार डालेंगे, मुख्य धारा में लौटेंगे। इसमें कुछ हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन जगदलपुर में किया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता पीयूष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, आमतौर पर छत्तीसगढ़ में अब हर रोज़ सरेंडर की कहानी लिखी जा रही है, इतिहास अपने बस संख्या के हिसाब से पन्ने पलट रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर, वो भी सीएम के सामने, क्या कुछ रहने वाला है पूरा शेड्यूल? देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत राहत भरी खबर है एक तरीके से देखे जाए, और देश भर के लिए बात करें तो नक्सलवाद का जो नासूर है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सरगुजा और उत्तर बस्तर में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इसकी घोषणा विधिवत रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रात को की है और आज एक बड़ा इतिहास छत्तीसगढ़ के लिए लिखा जाने वाला है। 11 बजे जब रिजर्व पुलिस फोर्स की जो मैदान है वहां पे 200 कैडर नक्सली, इनके ऊपर इनाम भी है और ये काफी वारदातों में सम्मिलित थे, इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। यहाँ पे दर्शकों को हम खास तौर पे ये बता दें कि नक्सल उन्मूलन नीति जो 2025 लागू की गई थी विष्णुदेव सरकार के द्वारा, उसका ये फल है कि वहां पे नक्सली अब मुख्य धारा पे लौट रहे हैं, क्योंकि उनको अब अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे जोर देना है, स्वास्थ्य की सेवाएं जो है उनका लाभ लेना है और वो मुख्य धारा में एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। अब जंगलों का रास्ता, वो बिहड़ों का रास्ता वो दूर कर रहे हैं। तो ये राहत भरी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।